कर दिया है। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पौड़ी में वीर शहीदों को दी गई वीरेंद्र श्रद्धांजलि। अमर जवान स्तंभ पर एसएसपी ने दी श्रद्धांजलि। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही, मलबे में दब गए कई घर और वाहन। राहत कार्य में जुटी एसडीआरएफ और पुलिस टीम। आड़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में। सड़क चौड़ीकरण की योजना को लेकर प्रशासन ने उठाए जरूरी कदम। मुआवजे का वितरण जल्द होगा शुरू। उत्तराखंड में करवट बदल रहा मौसम। राजधानी देहरादून में चटक धूप के साथ हुई दिन की शुरुआत। कल रात हुई बारिश से पहाड़ों जनजीवन अस्त। और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटा वाहन। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर पौड़ी में वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। अमर जवान स्तंभ पर एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति देने वाले भारतीय सेना के वीर शहीदों को याद किया गया। पौड़ी में एजेंसी चौक स्थित अमर जवान स्तंभ पर श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वीर शहीदों को नमन किया गया। इस दौरान वीर जवानों के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति का स्मरण करते हुए पुलिस गार्ड द्वारा पारंपरिक सम्मान के साथ शहीदों को सलामी दी गई। एसएसपी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें उन अमर बलिदानियों की याद दिलाता है जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। टिहरी के बैराड़ी में शौर्य दिवस का आयोजन पूरे सम्मान और उत्साह के साथ संपन्न हुआ है और इस अवसर पर विधायक किशोर उपाध्याय और डीएम नितिका खंडेलवाल ने शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित कर कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात हमारे वीर जवान अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम उन्हें सम्मान दें और उनके अनुशासन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी अनुशासन अपनाएं। डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि हमारे वीर शहीदों ने अपने आज को हमारे कल के लिए बलिदान किया। हमें चाहिए कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश सेवा के लिए तत्पर रहे। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम न केवल अपने घर बल्कि देश की भलाई के लिए भी योगदान दें। शौर्य दिवस है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे, मैंने जब छात्र छात्राओं को भी संबोधित किया कि एक बच्ची ने यहाँ बहुत अच्छा बोला कि जो हमारे शौर्य दिवस के शहीदों को याद करते हैं, हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो कल है वो हमारे कल के लिए त्याग किया। और उसी भावना को लेते हुए अगर प्रत्येक हम सभी एक त्याग की भावना अपने अंदर लाएंगे और छोटी छोटी चीजें जैसे कि अपने आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखना या हर किसी से बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करना, ये छोटी छोटी चीजें हम ले आएंगे तो मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण में भी हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। बाकी जो बच्चे, जाहिर सी बात है, बड़े होकर डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहे वो भी उनका एक योगदान है, लेकिन हम लोग भी अपने अपने स्तर पर योगदान कर सकते हैं राष्ट्र निर्माण में जिस प्रकार से शौर्य दिवस पे या हमारे अन्य इतने सारे जो सेना के लोग हैं जो योगदान करते हैं। मेरा सभी से यही अनुरोध है। धन्यवाद। तो वहीं आड़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आड़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। सड़क चौड़ीकरण की योजना को लेकर प्रशासन ने उठाए जरूरी कदम। बाजार को शिफ्ट करने का निर्माण कार्य पूरा। एमडीडी एबीसी बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी है। कुछ व्यापारियों को दिया जाएगा मुआवजा राशि और व्यापारियों को दी जाएगी दुकानें। सूची हुई तैयार। सीमांकन पूरा होते ही व्यापारियों को जगह की जाएगी आवंटित। मुआवजे का वितरण जल्द होगा शुरू। विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क चौड़ीकरण का कार्य जल्द होगा शुरू। देखिए, आड़त बाजार जहां शिफ्ट किया जाना है उस पर हमने निर्माण कार्य जो होने थे कर दिए हैं और कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनको केवल धनराशि के रूप में ही प्रतिकर उनको दिया जाना है। कुछ लोगों को जगह दी जानी, वो भी हमने सूची बना लिया है। और
हड़कों से उसका सैंक्शन भी हो गई है, तो हम उसका जो मुआवजा है, जो प्रतिकर है, उसका वितरण सुनिश्चित करेंगे। और जहां पर शिफ्ट किया जाना है वहां पर भी प्लाट का डिमार्केशन काम चल रहा है, उसको भी आवंटन करके जगह उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सभी लोग विस्थापित हों और जो रोड चौड़ीकरण है उसका काम शुरू किया जा सके। लगातार बैठकें की हैं और आपसी सहमति बना करके सबसे विकल्प लिए हैं और विकल्प लेकर के ही एक कमेटी बनी थी जिसमें जिला प्रशासन, एमडीडीए, सब रजिस्ट्रार ऑफिस के, पीडब्ल्यूडी के सभी सदस्य थे और एक एक घर का मेजरमेंट लिया गया है, दुकानों का मेजरमेंट लिया गया है। सबकी सहमति के उपरांत ही ये काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश कहर ढा रही है। रुद्रप्रयाग जिले में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई घर और वाहन मलबे में दब गए हैं। बता दें कि देर रात जब रोमसी गांव के लोग गहरी नींद में सोए थे, इस दौरान भयानक आवाज से पूरा गांव दहल गया। लोगों ने घर से बाहर निकलकर देखा तो चारों तरफ तबाही का मंजर था। रोमसी और आसपास के गांवों में तबाही मच गई। पानी और मलबा घरों में घुस गया, खेतों में कीचड़ भर गया और कई वाहन इस दौरान बह गए। क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। राहत और बचाव के लिए आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और पुलिस टीम द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इस दुर्घटना में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। इस दर्दनाक घटना का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इससे अतिवृष्टि में कितना नुकसान हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चिंता जाहिर की है। सोनप्रयाग क्षेत्र में भूस्खलन से यात्रा मार्ग आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर एसडीआरएफ ने 100 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य की ओर रवाना किया। बता दें कि सोनप्रयाग से थोड़ा आगे क्षेत्र में लगातार भूस्खलन की स्थिति के चलते मार्ग आंशिक रूप से बाधित हो गया। स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए केदारनाथ यात्रा को गौरीकुंड में अस्थायी रूप से रोका गया। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही एसडीआरएफ सोनप्रयाग की टीम उप निरीक्षक आशिम डीमरी के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम ने मौके पर पहुंचकर सतर्कतापूर्वक कार्य किया। पीडब्ल्यूडी के मजदूरों द्वारा वैकल्पिक मार्ग निर्माण का कार्य किया जा रहा है ताकि प्रभावित यात्रियों का आवागमन पुनः सुचारू किया जा सके। इस दौरान एसडीआरएफ टीम ने मार्ग के ऊपर फंसे लगभग 100 यात्रियों को सुरक्षित पार किया। एसडीआरएफ की टीम लगातार क्षेत्र में मुस्तैदी से निगरानी और सहायता कार्य में लगी हुई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिरही और छिनका के बीच बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में 10 लोग सवार थे जो गोविंद घाट से अपने गांव नंदानगर घाट जा रहे थे। दुर्घटना में बलवंत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य सवारियां घायल हुई हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया। एसपी चमोली सर्वेश पवार ने बताया कि जांच में सामने आया कि वाहन चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था। मेडिकल परीक्षण में इस बात की पुष्टि हुई है, जिससे साफ होता है कि चालक की लापरवाही ने इस हादसे को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ कोतवाली चमोली में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रशासन ने मृतक के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है और घायलों को हर संभव उपचार और सहायता देने का आश्वासन दिया है। बिरही और छिनका के बीच में एक मैक्स गाड़ी जिसमें 10 लोग सवार थे वो अचानक पलट गई। ये लोग गोविंद घाट से अपने गांव नंदानगर घाट जा रहे थे। इसमें मौके पर ही एक व्यक्ति बलवंत सिंह की मृत्यु हुई है। बाकी को पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल गोपेश्वर उपचार हेतु लाया गया। बाकी लोग सुरक्षित हैं। इसमें जो ड्राइवर थे उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिससे ये ज्ञात हुआ कि वो नशे की हालत में थे। इसमें हम लोग इनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत कर रहे हैं और आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ की जाएगी। हरिद्वार में संपन्न हुए कांवड़ मेले में हजारों मीट्रिक टन कूड़ा गंगा घाट पर इकट्ठा हुआ, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा प्रमुख गंगा घाटों से काफी कूड़ा उठाया गया। बाकी बचे हजारों मीट्रिक टन कूड़े को साफ करने के लिए अब जिला प्रशासन, पुलिस और एचआरडीए ने काम शुरू किया है। आज इस अभियान को गंगा घाटों पर कांवड़ पट्टी पर पार्किंग क्षेत्र में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल,
एचआरडीए उपाध्यक्ष अंशुल सिंह और नगर निगम आयुक्त नंदन कुमार समेत विभिन्न विभागों के प्रमुखों के नेतृत्व में किया। जिलाधिकारी मेयर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने सीसीआर के पास से अभियान की शुरुआत की और गंगा घाटों तक अभियान चलाया। अभियान के दौरान प्रशासन ने सभी से निवेदन किया है कि अपने क्षेत्र की साफ सफाई के लिए एक दिन का समय जरूर निकालें। डीएम और एसएसपी ने झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आज हमारे जितने भी एम्प्लॉइज थे यहाँ वो सभी ने पार्टिसिपेट करा और कावड़ पटरी पे अभियान चलाया गया। हमारा एम था कावड़ पटरी से हम जो घाटे हैं उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन जो देखा गया है कि ये इसमें हमें और एफर्ट चाहिए होगा, हमें जनता का सपोर्ट चाहिए होगा। तो मैं आपके माध्यम से पब्लिक अपील करूंगा, शनिवार को 7:30 बजे हमारा जिला प्रशासन एक बड़ा अभियान चलाने वाला है, जिसमें हम लोग सर्वानंद घाट से लेके कावड़ पट्टी तक साफ सफाई का अभियान चलाएंगे। तो मैं आशा करता हूं लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे। वहां हम आपको मास्क और ग्लव्स प्रोवाइड कराएंगे एट द साइड। तो जितनी जनता है वो लोग, जितनी भी पब्लिक है, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें, क्योंकि हमारा शहर है, इसकी साफ सफाई रखना हमारा कर्तव्य है और हम ही लोग को यहाँ के जो अच्छा वातावरण है उसमें रहना है। तो मैं आशा करता हूँ कि सब लोग अपने भले के लिए, ये हम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं कि ये कोई ऐसा किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग अपने भले के लिए ही अगर काम करेंगे, अगर हम लोग सब लोग जनता के लोग मिलकर हमारे इस अभियान में पार्टिसिपेट करें। नगर निगम की टीम इसको लीड कर रही है। नगर निगम की टीम को जिला प्रशासन के सारे अंग सपोर्ट करेंगे, एचआरडीए भी उसमें एक अंग है, तो डीएम साहब इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि प्रशासन तो लगेगा ही लगेगा, और जब तक हरिद्वार की जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी तब तक ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा हरिद्वार की जनता से कि वो प्लीज इस अभियान में हमारे साथ पार्टिसिपेट। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम बदल रहा है करवट। राजधानी देहरादून में चटक धूप के साथ हुई है दिन की शुरुआत। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में करवट बदल रहा मौसम। राजधानी देहरादून में चटक धूप के साथ हुई दिन की शुरुआत। कल रात हुई बारिश से पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त। केदारनाथ यात्रा मार्ग हुआ बाधित। श्रीनगर ढलवाल में घरों के अंदर घुसा पानी। राहत बचाव कार्य में जुटा आपदा प्रबंधन विभाग। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। अन्य जिलों में तेज दौर की बारिश होने के आसार। उधम सिंह नगर में तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। 27 और 28 जुलाई को राज्य के कई जनपदों में हो सकती है भारी बारिश। 31 जुलाई तक राज्य भर में भारी बारिश की संभावना। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। मौसम और रोड अपडेट लेकर ही करें यात्रा। नदी नालों से रहे दूर। बात करेंगे 27 और 28 तारीख को, तो 27 में जो शाम रात से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उसमें जो बागेश्वर, नैनीताल या देहरादून जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और अन्य जो पर्वतीय जनपद है जैसे रुद्रप्रयाग, टिहरी, तो वहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे ही फिर जो 28 तारीख में भी जो उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और अन्य पर्वतीय जनपदों में भी जो है इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा मिल सकती है। तो जो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कम है, तो जो है इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा जो है 29 और 30 में भी मिल सकती है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। कमल, उत्तराखंड में लगातार मौसम का जो रुख है वो बदलता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि राजधानी देहरादून में चटक धूप के साथ दिन की शुरुआत होती है। कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर देर रात बारिश भी देखी गई है। हाँ संदीप, बिल्कुल कहें, भले ही अभी चटक धूप है, लेकिन कब पता नहीं कब मौसम एकदम चेंज हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मौसम कुछ ही घंटों में चेंज होता रहता है। कल भी स्थिति यही थी, परसों भी है, लेकिन पिछले दिन देख रहे हैं ढगा छूट रहती है, लेकिन दोपहर बाद फिर लगातार बड़ी गरज के साथ बौछार पड़ती है और काफी बारिश होती है। तो कुल मिला के कहें अब फिर अलर्ट आया है। अगर मौसम विभाग की हम बात करें तो फिर उन्होंने अलर्ट दिया 27, 28 और 31 को राज्य भर में फिर बारिश की संभावना सही है। मानसून सीजन चल ही रहा है, ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन जो अलर्ट होता है, जो पहले ही मौसम की जानकारियां मिल जाती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं सोचने की तैयारियों की और जिन लोगों को आवागमन करना पड़ता है
उसके लिए उनको ये हो जाता है कि आप जाएं या ना जाएं, कहीं अगर जाएं तो ज्यादा बारिश हो, कहीं दिक्कत का सामना करना पड़े, तो इसलिए ये चीजें पहले आ जाती हैं। तो इसलिए अभी आज हम कहें तो 26 तारीख है, लेकिन 2-3 दिन पहले ही जब अलर्ट आ जाता है, पूरी जानकारी आ जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं हर चीज सोच समझ के और तैयारियों के लिए भी कहीं ना कहीं जानकारी मिल जाती है, लोगों को अलर्ट आप कर सकते हैं। यही हम कहें तो कल रात में रुद्रप्रयाग के पास में एक बादल फटा, वहां काफी नुकसान हुआ। इसका जितना ज्यादा नुकसान कहें तो पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ता है, और इसीलिए वहीं पर पूरी सावधानियां बरतने के लिए प्रयास किए जाते हैं। कमल, हमने देखा है कि जब भी मौसम बदलता है, मानसून भी आता है, बारिश होती है, तो उस दौरान पे लैंडस्लाइड भी होती है और नदी नाले भी उफान पर रहते हैं। ऐसे में लोगों से क्या कुछ अपील की जा रही है? क्या कुछ जगहें चिन्हित की गई है जहां लोगों से दूर रहने की भी अपील की गई हो? संदीप, सबसे बड़ी बात कहें, उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें, ये चीज यहाँ पर कंटिन्यू जारी रहती है, कोई चीज नहीं है कुछ नया होता है, क्योंकि इस पर्वतीय क्षेत्र है वहां कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो इसलिए सब लोगों को आदत भी पड़ चुकी है, हिसाब से की जाती है, क्योंकि हमेशा ये चीजें चलती रहती हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को चौकसी किया जाता है, लोगों को बताया जाता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के लिए बताया गया, अन्य उधम सिंह नगर के लिए बताया गया, तो थोड़ा सा वहां पर अलर्ट रखा जाता है कि इन जिलों में और जिलों के मुकाबले ज्यादा बारिश हो सकती है, तो उसको ध्यान रखा जाता है। और जहां कहीं ऐसे संवेदनशील जो इलाके हैं जो पहले से चिन्हित किए गए हैं, उनको ध्यान रखा जाता है। और सबसे बड़ी जब मलिन बस्तियां इधर उधर नदी नालों के नीचे जब बस जाती है, वहां कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, और उनको बताया जाता है कि आप देख के चले, आज रात या कल ज्यादा बारिश की संभावना है, थोड़ा सा ध्यान रखें। और साथ ही जो लोग आवागमन करते हैं उनको भी ध्यान रखना होता है कि हम जा रहे हैं जिस जिले में क्या स्थिति है, अगर वहां ज्यादा बारिश है तो आपने देख भाल के जाना, नहीं जरूरी काम नहीं है तो आप उसको रोक भी सकते हैं। तो कुल मिला के कहें ये अभी जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने ऐसे ही रहते हैं। बिल्कुल कमल, तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचे सीएम धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी। वीर शहीदों को सीएम धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दी श्रद्धांजलि। वीर नारियों को भी किया सम्मानित। सीएम धामी ने परमवीर चक्र विजेता सैनिकों की अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर किया 1.5 करोड़। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं गांधी पार्क देहरादून का, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में उपस्थित सैनिकों को कर रहे हैं संबोधित। अभी सरोवाल साहब ने बताया, जब कारगिल के युद्ध को हम लड़ रहे थे 1999 में, तब भारत किस स्थिति में था, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेनाएं, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, कितनी मजबूत हुई है आप सब जानते हैं। मित्रों, जहां कारगिल युद्ध में सैकड़ों जवान शहीद हुए, वही हमारे प्रदेश के 75 जवान इसमें शहीद हुए थे, जिसमें से 31 हमारे देहरादून के थे। मुझे याद है उस टाइम जनरल खंडूरी जी सीएम थी, और मुझे जनरल खंडूरी जी के साथ हर परिवारों में जाने का मौका मिला। देश के अंदर 1831 लोग शहीद हुए हैं अभी तक, और मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि 1831 में से 1528 लोगों को वीरता पुरस्कार मिला है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। और 344 विशिष्ट सेवा पदक हमारे उत्तराखंड के वीर सैनिकों को मिले हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कारगिल में दुश्मन चोटियों पर बैठा हुआ था, हमारे सैनिक नीचे थे। मेरी पट्टन जिसमें मैं रहा हूं, 17 गढ़वाल भी वहां पर थी, और हमारे वीर बाकरों ने उस चोटी पे जाकर
उस चोटी पर फतेह और जिन चौकियों पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था उन पर भारत का झंडा फहरा। युद्ध में जैसा हमारे सभी वक्ताओं ने बताया 537 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें वीर भूमि उत्तराखंड के भी 75 भारतीय सपूतों ने, बहादुर सपूतों ने भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हम कभी महावीर चक्र से अलंकृत मेजर विवेक गुप्ता और मेजर राजेश अधिकारी की वीरता को नहीं भूल सकते, जिनके रण कौशल और पराक्रम की गूंज आज तक सोलोलिंग की चोटियों में सुनाई देती है। और न ही हम शशि भूषण ढिल्डियाल, राजेश शाह, खुशीमन गुरुंग, रुपेश प्रधान, कश्मीर सिंह, ब्रजमोहन सिंह, अनसुईया प्रसाद, कुलदीप सिंह और एके सिन्हा जैसे वीरों की वीरता को भूले हैं, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ऐसे वीरों के बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं को राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरित करती हैं, राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। परंतु दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकारों ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को भी अपने राजनीतिक संकीर्ण स्वार्थों के चलते उस दृष्टि से देखने का काम किया। आपको जानकारी, यह हैरानी होगी आपको जानकर कि 2004 से लेकर 2009 तक के अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार ने कभी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया, क्योंकि वो विजय एक ऐसी विजय थी, देश की आजादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, हर युद्ध हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम से जीते, क्योंकि हमारी सेना हमेशा से दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक सेना थी। हमेशा हमारी सेना बढ़ चढ़कर युद्ध के मैदान में अपना बलिदान देकर युद्ध के मैदान में जीत जाया करती थी। लेकिन भाइयों बहनों, युद्ध के मैदान में जीता हुआ युद्ध हम टेबल पर हार जाया करते थे। पहला युद्ध था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, कि वो युद्ध सेना ने मैदान में भी जीता और अटल जी के नेतृत्व में हमने टेबल पर भी उस युद्ध को जीता। इस कारण से इन्होंने 2004 से लेकर 2009 तक कारगिल विजय दिवस ही नहीं मनाया। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में जरूर होता है। कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, कोई कहीं है, किसी न किसी रूप में देश को अपनी सेवा दे रहा है। मैं स्वयं भी एक सैनिक का बेटा हूं, आप सबके साथ मेरा भी जीवन प्रारंभ हुआ है। आज मुझे ये देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे आज सैनिकों का, हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को अत्याधुनिक हथियार और नए नए उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। सेना को जो आवश्यकता है उस प्रकार से उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है। आप सभी ने देखा कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किस प्रकार पाकिस्तान को 4 दिनों पर ही, 4 दिनों के अंदर ही घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था भाइयों बहनों, और उनको संधि की भीख मांगनी पड़ी थी। इस अभियान के माध्यम से भारत ने सिद्ध कर दिया कि हम जहां एक ओर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी हथियार अन्य देशों के हथियारों से कई गुना बेहतर है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में टिहरी के बोराड़ी में शौर्य दिवस का आयोजन पूरे सम्मान और उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। इस अवसर पर विधायक किशोर उपाध्याय और नीतिका खंडेलवाल ने शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित कर कारगिल के वीर
शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात हमारे वीर जवान अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम उन्हें सम्मान दें और उनके अनुशासन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी अनुशासन अपनाएं। डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि हमारे वीर शहीदों ने अपने आज को हमारे कल के लिए बलिदान किया। हमें चाहिए कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश सेवा के लिए तत्पर रहें। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम न केवल अपने घर बल्कि देश की भलाई के लिए भी योगदान दें। फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।